Hey guys, once again, welcome back to my channel. How are you all? Hope everyone is good and doing your studies well. आज हम करेंगे अपने जो पेपर हम कर रहे थे उसका करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट किया था हमने, उसमें कुछ साइंस के क्वेश्चंस थे और कुछ जीके के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और उसी को हम आगे करेंगे, उसी के कुछ जीके के कुछ क्वेश्चन वापस से हम लेंगे और अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर, हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में। आज हम 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? हिंदी है, कश्मीरी है, उर्दू है या इंग्लिश है? एज़ यू ऑल नो डैट हमारी जो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है और उर्दू थी, ठीक है। और इसका जो आंसर है उन्होंने की में वो भी उर्दू ही दिया था, लेकिन जब 2020 में जब लैंग्वेजेस ऐड हुई थी तो उसमें अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिंदी, कश्मीरी भी ऐड हो चुकी है और साथ में डोगरी भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम उर्दू को ही एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हमें ये स्टेट्स ऑर्डर में लगानी है, इसको क्रोनोलॉजी करनी है इसकी नॉर्थ से लेके साउथ में, ठीक है। नॉर्थ में कौन सी स्टेट्स पड़ती हैं और नॉर्थ से साउथ में कौन सी स्टेट पड़ती हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा तेलंगाना है, चौथा मध्य प्रदेश है। जैसे कि आपको पता होगा हिमाचल जो है वो नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। इस मीन्स हमारे पास जो ऑप्शंस में हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। बाकी वाले तीनों में हमें ए मिल रहा है, फिलहाल हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। हिमाचल अगर नॉर्थ में है तो उसके बाद हिमाचल से होते हुए हम जाएंगे मध्य प्रदेश में। और अब हमारे पास दो ऑप्शन बच चुके हैं, सी और डी, हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तेलंगाना, ठीक है। जब हमको तेलंगाना मिल जाता है तो हम बाकी वाले तीन जो ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे और हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद सेकंड हमारे पास नॉर्थ वाली जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी। तीसरा हमारे पास तेलंगाना आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट में हमारे पास जो साउथ वाली स्टेट पड़ रही है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, वो पड़ रही है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कजरिंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रंथाबोर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर आपस में करेक्टली जो है मैच कर रहा है, ठीक है। कजरिंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है, तो असम हमारे पास आ रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। हम बाकी वाले तीनों को एलिमिनेट करेंगे, हम जाएंगे सीधा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर ए का ऑप्शन नंबर 4 है तो फिर हमारे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है जो, ठीक है। ए का 4, बी का 3 और रणथंभौर नेशनल पार्क है वो राजस्थान में है, ठीक है। और गिर नेशनल पार्क है जो वो गुजरात में है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, G20 समिट, ICC वर्ल्ड कप फाइनल 2023, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा के, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 जो हुआ था जुलाई 14, 2023 को। पेन पेपर पकड़ के इनको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एग्जाम्स को में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। पैटर्न आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी इसी में से होगा सब कुछ, ठीक है। और क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी जो वर्डिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। पहले देखें, हम लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 के साथ जाएंगे जो जुलाई 14, 2023 को आया था। उसके बाद G20 समिट है जो इंडिया में हुई थी सितंबर 9 से लेके सितंबर 9 से लेकर 10 तक हुई थी, ये 2023 में, ठीक है। CA, उसके बाद हम जाएंगे ICC वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था नवंबर 2023 में हुआ था। और लास्ट में हमारे पास COP28 क्लाइमेट समिट जो दुबई में हुई थी नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 13 तक 2023 में, ठीक है, 2023 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राबी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, हम सबको पता है राबी क्रॉप्स जो है वो एक विंटर क्रॉप्स है। ठीक है, राबी क्रॉप्स में क्या आ जाता है, मस्टर्ड आ जाती है, वीट आ जाती है, बालेज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और ये कब, हम इसको कब लगती हैं, ये लगती हैं विंटर में। ठीक है, ये करेक्ट है हमारे पास। और ये कब होता है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। और नवंबर में आप सबको पता है कि विंटर का मौसम होता है और ये सर्दियों में ही लगाए जाते हैं। ठीक है, राबी क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। नहीं जी, राबी क्रॉप्स ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, कैरिफ क्रॉप्स ज़्यादा पानी मांगते हैं। कैरिफ क्रॉप्स में आ जाता है राइस वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ, मैंने आपको ऑलवेज़ बोला है कि आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा इनमें से क्रॉप्स को करेक्ट कौन से हैं। ठीक है, राबी क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा पानी नहीं मांगते हैं, हम राबी क्रॉप्स के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद हमें पूछ रहा है, राबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। नहीं, राबी क्रॉप्स नहीं वार्म वेदर चाहते ग्रोथ के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी वाले दो जो हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। राबी क्रॉप्स जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो इसको चाहिए होता है वार्म वेदर, ना कि जब ये सोट किया जाता है, लगाया जाता है, उस टाइम इसको वार्म वेदर की नहीं ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। ठीक है, इट मीन्स इसका जो आंसर है वो ओनली ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल। क्या डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, क्या मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या अर्बन और रूरल एरियाज में जितने भी लोग रहते हैं क्या वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, या नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन है पॉपुलेशन ग्रोथ, या डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, कितने जो है वो पैदावार होते हैं, कितनी जो न्यू बर्न्स आते हैं, और डेथ रेट्स कितना होता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कलहोई ग्लेशियर इज़ लोकेटेड। ठीक है, जो कलहोई ग्लेशियर है वो कौन सी जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे लोकेट करता है। इज़ इट इज़ इन गुलमर्ग, इज़ इट इज़ इन पहलगाम, इज़ इट इज़ इन सोनामर्ग, और इज़ इट इज़ इन मनसाबल। ठीक है, एज़ यू ऑल नो डैट जो मनसाबल है वो हमारी जम्मू वाली तरफ है। ठीक है, उधमपुर साइड में। और जो बाकी वाली हैं गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम है, ये जो हमारे श्रीनगर के हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं 4। ठीक है, एक तो हमने एलिमिनेट कर दी मनसबल। ठीक है, जम्मू वाली तरफ है ये। बाकी वाली तीनों जो श्रीनगर की तरफ हैं, अब इनमें से हमको फाइंड करना है कि कौन सा है। कलहोई ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है, क्या वो ये गुलमर्ग में लोकेट करता है, क्या ये पहलगाम में लोकेट करता है, क्या ये सोनामर्ग में। अब मैं आपको बता दूं, सोनामर्ग जो इसके आसपास है, लेकिन जो मेन टूरिस्ट प्लेस है, जो कलहोई ग्लेशियर मेन जहाँ पे लोकेट करता है वो पहलगाम है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे कंफ्यूजन होगी और बच्चे मैक्सिमम जो हैं सोनामर्ग के साथ गए भी थे। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहलगाम है, क्योंकि कलहोई ग्लेशियर है जो वो पहलगाम है। इसका मेन जो इसकी फाइंडिंग आती है, जो मेन इसका वो आते ही लोकेशन वो कहाँ पे आ रही है, पहलगाम में आ रही है। ठीक है, पहलगाम टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लेक्स हैं और उनकी स्टेट्स हैं। ठीक है, पूछा गया है, अब मैंने आपको फिर से बता दिया, चेक कर लो। करेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। पूछ रहे हैं ये आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ठीक है, इनमें से आपस में कौन कौन सी लेक और किस किस स्टेट से मैच करी है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे हुसैन सागर लेक को, फिर हम देख क्या ये मणिपुर में है, JNK में है, आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना में है। हुसैन सागर जो लेक है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ एक स्टेटमेंट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, बाकी वालों में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पुलकित लेक। पुलकित लेक जो है वो आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद जो डल लेक है वो हमारे श्रीनगर की है। ठीक है, अपनी जम्मू कश्मीर स्टेट में है। उसके बाद हमारे पास है लोकटेक लेक, ये मणिपुर में है और ये ओनली फ्लोटिंग लेक है वर्ल्ड की। ठीक है, ये मणिपुर में है। ठीक है, इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। बाकी वाले सारे ऑप्शन जो एलिमिनेट हो जाएंगे और हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन हम रीड करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और पूछा गया है कि ये करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें।
फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास, अजंता केव्स वर टैग एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। ठीक है, क्या अजंता केव्स को जो वो टैग किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में किया गया था या नहीं किया गया था? जी बिल्कुल किया गया था। स्टेटमेंट 1 है जो वो करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है, करेंटली दिस केव्स आर टेकन केयर ऑफ द बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल करेक्ट है। जो अभी जो करेंटली इसकी इन केव की जो देखभाल है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, बिल्कुल करता है जी। अगली स्टेटमेंट है, द केव्स आर बिलीव टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वकाता पीरियड। जी बिल्कुल, ये जो केव्स हैं बनाए गए थे गुप्ता पीरियड में, वकाता पीरियड में, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल ऑफ द अबव, तीनों जो स्टेटमेंट्स में करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? क्या बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है? क्या दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है? क्या गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है? क्या महात्मा गांधी को कहा जाता है? ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी हैं जो, उनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत पूछा हुआ है जेके सिसबिन में, बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ डैम्स हैं और उनकी स्टेट्स हैं। ठीक है, सरदार सरोवर डैम, भावनी सागर डैम, कोयना डैम, तिहारी डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात से है, भावनी सागर डैम जो है वो तमिलनाडु से है, कोयना डैम है जो महाराष्ट्र से है, तिहारी डैम है जो वो उत्तराखंड से है। ठीक है, इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बाकी वाले सारे जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डायनेस्टीज़ हैं और उनकी जो हैं पूछा गया वो किस किस से हैं। ठीक है, पहले है फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो गुलाब सिंह थे। गुलाब सिंह सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहे हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, एक में आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, पहला फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी गुलाब सिंह आ गया। उसके बाद दारुल आलम के जी महाराजा रंजीत देव थे इसके। ठीक है, दारुल आलम के। उसके बाद मियाँ दीदू के थे जो रिबिलियन ग्रुप हेड थे। ठीक है, मियाँ दीदू थी वो रिबिलियन ग्रुप की हेड थी। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो कहाँ पे हुई थी? जी गुजरात में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगेन पढ़ लें, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी तो गुलाब सिंह ने दी थी, दारुल आलम रंजीत देव जी ने दी थी, मियाँ दीदू थी रिबिलियन ग्रुप हेड के। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर जो वो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आ चुका है अकाउंटेंसी का पोर्शन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कौन से कॉस्ट होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ विच चेंज इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन आउटपुट, which is partly fixed and partly variable in relation to output, which do not change in total during a given period despite change in output, which remains same for each unit of output. इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती है टोटल में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट। जो बाकी आउटपुट की चेंज हो जाती है उसके बावजूद भी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल परचेज RS 100,000, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड RS 90,000, डायरेक्ट लेबर RS 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस RS 20,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड RS 30,000। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, RS 170,000 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन। जो सप्लायर्स के पर्सनल अकाउंट होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं? सेल्स लेजर में देखे जाते हैं या नॉमिनल लेजर में देखे जाते हैं, परचेजेस लेजर में देखे जाते हैं या जर्नल लेजर में देखे जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जो वो परचेजेस लेजर में देखे जाते हैं जो सप्लायर्स के पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो कौन सा स्टेप कहलाता है? फर्स्ट कहलाता है, सेकंड कहलाता है, थर्ड कहलाता है, फोर्थ या हाँ फोर्थ कहलाता, कौन सा कहलाता है? बुक कीपिंग है जो वो फर्स्ट स्टेप कहलाता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन जो सप्लायर होते हैं वो देने वाले होते हैं और परचेज होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं। और जो सप्लायर्स होते हैं, जैसे कोई किसी जगह पे आप या किसी ऐप से आप के साथ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आप कुछ अपने प्रोडक्ट्स किसी को सेल कर रहे हो,
तो आप सप्लायर हो, ठीक है, और सामने वाला ख़रीदने वाला है, और आपका जो है अकाउंट है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकता है, ठीक है। आप अपनी जो, अगर वो आपको कोई अपना क्यूरी वगैरह देना चाहे वो दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही होता है सप्लायर और परचेज, ठीक है। बुक कीपिंग जो होता है ये फर्स्ट जो स्टेप होता है अकाउंटिंग तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है इनमें से। इक्विटी इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट प्लस इक्विटी, या एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, या फिर इक्विटी इक्वल टू लाइबिलिटी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इज़ द करेक्ट, ठीक है। ये आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, ठीक है। पहले एसेट होता है, ठीक है। एसेट क्या होता है, जैसे आप कैश फॉर्म में कोई चीज़ किसी को दे रहे हो, ठीक है, वो एसेट है। जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी या मतलब जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं उनको एसेट कहा जाता है, ठीक है, कैश वगैरह को, ठीक है। उस पर लाइबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद होती है इक्विटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास अकाउंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ऑप्शन सी इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ऑप्शन 4 इज़ कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लें, विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। तो इसका करेक्ट आंसर है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।